के सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम खड़े हुए थे। अरिजीत पसायत, जस्टिस अरिजीत पसायत, सिर्फ और सिर्फ अरिजीत पसायत डांटते रहे गोपाल सुब्रमण्यम को। ये रिजर्वेशन की बात आप ला रहे हो, आपके पास कोई डाटा है क्या? तो कहा जी 1932 का डाटा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस बिल को, जो अर्जुन सिंह लेकर आए थे बिल, उसको स्टे कर दिया उसी वक्त और लार्जर बेंच को भेज दिया। 2 जजेस का जो डिवीज़न बेंच होता है उससे मैटर भेज दिया कहाँ? तो 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। क्रिमिनल की जजमेंट पास हुई थी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास या गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई डाटा अवेलेबल था? लड़ाइयाँ भी लड़नी होगी, आपको लिटिगेशन में जाना होगा, इसलिए इसकी बातें हम लोग करते हैं। अभी सुधा जी ने बताया कि तोड़ने के लिए हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, हमारी यूनिटी को तोड़ने के लिए क्या क्या हो रहा है। ईवीएम की बात बहुत दिन से चल रही थी, आज खुल के आ रहा है ना बात। कितना कुछ हो रहा है ईवीएम में, कितना कुछ हो रहा है, जो वोटर लिस्ट को मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जा रहा है। ऐसे ही कास्ट सेंसस पे भी बात उठी थी, ऐसी लड़ाई कोर्ट तक पहुंची। अभी कुछ दिनों की ही बात है जब इस ताकत को तोड़ने की एक और कोशिश हुई। कौन इन्वॉल्व है? राजनीतिक शक्ति इन्वॉल्व है, मीडिया इन्वॉल्व है। ठीक हो गई भाई, मुझे लगा कि अब सबसे बड़ी बात हो गई कि न्यायपालिका और इलेक्शन कमीशन, दरअसल उसकी कार्यविधि को भी हम लोग अब देखें कि क्या कुछ हो रहा है। अभी क्रीमी लेयर की बात आई, तो जजमेंट आ गई। ऐसा 2 मापदंड क्यों? 1 सेकेंड में डबल जजेस बेंच ने स्टे कर दिया था, प्राइवेट रिजर्वेशन रुक रहा है, ये लिस्ट आगे जा रही है। अब देखिए, एक अभी और जजमेंट आया, सब रिसेंट जजमेंट में महीने 2 महीने 3 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा पीछे में नहीं जा रहा। वो जजमेंट आया, एक्ट है ये हिंदू सक्सेशन एक्ट किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ये एप्लीकेबल होता है जो हिंदू है, जो बौद्ध है, जैन है, सिख, उसके लिए एप्लीकेबल होता है। ट्राइबल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। अब छत्तीसगढ़ के एक गोंड जाति है, एक मुकदमा आया, नीचे से लड़ते लड़ते बात पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट तक। एकदम अभी तुरंत रिसेंट का मैं बता रहा हूँ, 1 महीने पहले की बात। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट कहता है कि राइट बाय बर्थ, कि बच्चा जब पहले था कि बेटा माँ के गर्भ में आता है तो उस दिन से संपत्ति पर उसका हक है, ठीक। अब उसको अमेंडमेंट आ गई हिंदू सक्सेशन एक्ट में। अब कहता है कि नहीं, बेटियों को भी 2005 में बेटियों को भी वही अधिकार दो कि बेटी भी जिस दिन माँ के गर्भ में आई उस दिन से उसका अधिकार है संपत्ति पे। ठीक है भाई, ट्राइबल्स का अपना रिचुअल्स है और वो जो रिचुअल्स है उसको कानून का दर्जा है, ठीक। अब गोंड जाति के अब होता क्या है कि जो बेटियां ब्याही हुई है किसी घर में, वो कमज़ोर रह गई अपने मायके वालों से, तो उसके बच्चे आज लड़ाई कर रहे हैं। ट्राइबल्स में ये बात नहीं थी, वो तो समतामूलक समाज है, सब कोई बराबर है ट्राइबल्स में। अब वहाँ पे क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने नीचे से वो हारती रही कि भाई तुम्हें सब चीज़ मिल गया है, तुम्हारा कानून हिंदू सक्सेशन एक्ट में एप्लीकेबल नहीं है, तुम यहाँ नहीं आ सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 3 शब्द बोला, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। हम इस पे कानून बदल दें।
अब मेरे भाई सुधा जी ऐसा बात ये बोले, ये जागने वाले इंसान हैं, जागते रहते हैं, सब चीज़ इनके पास पहुंच जाती है, आए हमसे बात करने। मैं कहा जरा देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ क्या है। तो यहाँ कोई साथी होंगे शायद हरियाणा के भी, वो जानते होंगे कि एक धौली प्रथा है हरियाणा में, धौलीधारी। क्या है धौलीधारी? कि जो ब्राह्मण वैष्णव होगा उसको मंदिर के लिए ज़मीन दी जाती थी, वो धौली प्रथा थी कि पूजा पाठ करेगा इसलिए उसको ये चीज़ मिलेगा। ठीक, उसमें कहता है कि सक्सेशन, भले हिंदू है, सक्सेशन जो है धौली वाली ज़मीन पे सक्सेशन नहीं होगा, बेटी को हक नहीं मिलेगा। आज तक वो कानून चल रहा है कि बेटी का हक नहीं होगा, सक्सेशन में बेटी का हक नहीं है। तो भाई वहाँ जस्टिस, इक्विटी, गुड कॉन्साइंस लागू क्यों नहीं होती है? वहाँ आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्यों नहीं लागू होता? आर्टिकल 14 का अलग अलग उपयोग क्यों? और इम्प्लीकेशन देखिए कि हर ट्राइबल समाज अब टूटेगा। जिस घर की बेटी थोड़ी कमज़ोर रह जाएगी, उसके बच्चे कमज़ोर हैं कि मेरे मामा के यहाँ इतनी दौलत अब आ गई, अब चलो अब उधर भी कुछ, और लड़ाई शुरू हो। ये सब क्या हो रहा है? चल क्या रहा है? एक ही संविधान, एक ही कानून, मापदंड दो क्यों? एक ही संविधान, एक ही कानून, लेकिन ट्रीटमेंट अलग अलग क्यों? क्या जीत लिए अभी आप? नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं सुधा जी से, आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं, आप लोग अपने अपने क्षेत्र जाइए और मेरा भी टू डू लिस्ट लेके जाइए। जहां भी काम कीजिए, अपने साथ 4 बंदे अगर हैं आपके साथ, एक बंदा, हर कोई एक लीगल सेल का काम करेगा। आज दिल्ली के वकील हड़ताल पे हैं, पता है क्यों? ये इनके एक एलजी साहब हैं, बड़े विख्यात एलजी साहब हैं, कुछ ऐसा ही कानून करते हैं कि अब गवाहियाँ थाने में होगी। भाई साहब, जब दलित समाज का एक बच्चा थाना जाता है, आप देखिए उसके साथ ट्रीटमेंट क्या होती है, पुलिस किस तरह का व्यवहार करती है उसके साथ। अब गवाहियां भी थाने में होगी, हर वकील को थाने में जाना पड़ेगा। अब थाने में जाके, कोर्ट को आता था तो वकील उसकी जम के धुलाई भी कर देते थे। अब बताइए कि वहाँ पे उनकी मनमर्जी कैसी चलेगी, किस तरह से एविडेंस रिकॉर्ड होगा, फिर समाज जा कहाँ रहा है? ये सोसाइटी किधर बढ़ रही है? संविधान तो बाबा साहब ने इसलिए बनाया कि हमें, जब हम फ्रीडम स्ट्रगल लड़े थे, कहा गया था कि जो हमारे अनुभवात हैं संविधान उसको रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए आज तक हम लोग संविधान पर्व बनाते हैं। लेकिन संविधान में जब ऐसी बात आ रही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से हो रहा है, तो संविधान की दशा और दुर्दशा पे हमें विचार करने की आवश्यकता जरूर है। अब देखिए, एक गरीब का बच्चा किसी छोटे मोटे मुकदमे, ठीक है, कहीं हल्की फुल्की, कभी दारू पी लेता है, कभी कुछ और काम कर लेता है, जेल हो जाती है, कन्विक्शन हो जाती है, निकल नहीं पाता है, घर के बर्तन तक बिक जाते हैं। एक छोटा आदमी जो कहीं काम करता है, कानून है कि उसके वेजेज जो है उसका सरकार ने एक तय कर रखा है, पूरा एक मापदंड की इतना ही आपको देना है, इतना पेमेंट करना है मिनिमम,
मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत, क्या वो मिल पाता है उसको? क्या उसके पीएफ के पैसे, ईएसआई के पैसे जमा हो पाते हैं? आप जाए वहाँ और एक लीगल सेल बनाइए, जाइए पूछिए उस बंदे को, हर किसी को। कमिश्नर के यहाँ वो जाके केस करता है, कमिश्नर जो लेबर कमिश्नर है उसके पास बातचीत करवाता है उसको, कागज़ पे कुछ और लिखा लिया जाता है, पैसे कुछ और 10-20 हज़ार दे के छोड़ दिया जाता है, निकल रहे हैं उसके 2 लाख 10-20 हज़ार में समझौता हो जाता है। ये रोज़ मैं देखता हूँ। और सिवाय एकमात्र उसका दोष यही है कि वो गरीब है, और दूसरा कि उसके साथ ट्रीटमेंट जो है आज भी वही हो रहा है जो एक इंसान का ट्रीटमेंट है। मदद कीजिए उसको आप अपने लीगल सेल के द्वारा। और स्वाभाविक है, अभी सरदार जी बोल रहे थे पंजाब से आए कि जब तक हम सामाजिक रूप से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपका संगठन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। आपका संगठन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो राजनीति में आपकी भागीदारी नहीं होगी। राजनीति में आपकी भागीदारी नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो जैसा चल रहा है, जो जैसा कर रहा है वैसे ही होते रहेगा, और यही हो रहा है। इसलिए आप जागते रहिए और अपनों को जगाते रहिए। जय भीम। एक छोटा सा निवेदन है कि मैं देख रहा था इसमें वो सारे महापुरुष सबका नाम इन्होंने लिखा है। अभी जिनकी ज़िंदगी से, जीवनी से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, वो दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का देहावसान अभी हुआ है। सुधा जी पता नहीं इसमें फ़ोटो लगाए, इतने छोटे छोटे हैं, मेरी आंखें तो ढूंढ नहीं पाई, लेकिन दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, जिनका केस की तैयारी में चलता था। एक मर्डर केस में फंसे हुए थे, केंद्रीय मंत्री थे, और उनके सबसे सहयोगी भट्टाचार्य जी हम लोगों के सामने उनकी जीवनी बताते थे। हम लोग नए नए वकील बने थे, जंगलों में लड़ाई था, सूदखोरों के खिलाफ लड़ाई था। वो लड़ाई ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया, और मैं जानता हूँ कि एक आदमी बहुजन आंदोलन अगर माननीय काशीराम के समय अपने पीक को छुआ, चरम को छुआ, तो कुछ ऐसे ही महापुरुष थे जो इसी आधुनिक काल में, उसमें एक दिसोम गुरु शिबू सोरेन का भी नाम है। आप सब लोग भी उनको श्रद्धांजलि दीजिए। जय भीम।